नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को यह चित्र बार बार इसलिए दिखाता हूं क्योंकि चीन हमसे आगे इसलिए निकल गया क्योंकि वहां लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता बनी हुई थी। चीन ने अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल डिप्लोमेसी को लंबे समय तक सही दिशा देने में कामयाब हो गया, जिसके कारण वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे और मैन्युफैक्चरिंग बूम कर गया। आज भारत के पास भी वैसी ही दूरदर्शी सोच रखने वाली लीडरशिप मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं 3 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनके बारे में हमने पिछले 10 सालों में खूब चर्चा की है। इन तीनों का नाम आप अच्छे से जानते हैं और हम चाहते हैं कि इन तीनों को एक बार फिर से मोदी 3.0 सरकार में अपना पद फिर से दिया जाए ताकि उनके काम और डिसीजन में निरंतरता बनी रहे। आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर, अजीत डोभाल और नितिन गडकरी की। इन तीनों को वापस इनका पद देने की मांग उठने लगी है, बल्कि कुछ लोगों के अनुसार संविधान बदलकर जब तक जयशंकर, गडकरी और अजीत डोभाल साहब जिंदा है तब तक इन्हें क्रम से विदेश मंत्री, सड़क मंत्री और रक्षा मंत्री के लिए घोषित कर देना चाहिए ताकि इन तीनों क्षेत्रों में भारत को लंबे समय के लिए मजबूती मिल सके। सड़क सुरक्षा और सॉलिड विदेश नीति के दम पर ही हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे और तभी जाकर हमारा देश चीन को पीछे करते हुए मैन्युफैक्चरिंग किंग बनेगा। अगर अजीत डोभाल साहब को अगला रक्षा मंत्री बना दिया जाए तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार ऐसे जयशंकर ने अपने एक्शन से भारत की फॉरेन पॉलिसी को बुलेट प्रूफ बनाया है, ठीक उसी प्रकार अजीत डोभाल साहब ने अपने जादुई फैसलों से भारतीय बॉर्डर को हमेशा हमेशा के लिए टेरर प्रूफ बना दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुषमा स्वराज और एस जयशंकर के पहले भारत के विदेश मंत्री कौन थे तो शायद आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन भारत के स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी की ताकत क्या हो सकती है, इसे पहली बार जयशंकर ने भारतीय लोगों को दिखाया। और आज देश के किसी भी बच्चे से जाकर पूछ लीजिए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, संभवतः उन्हें निश्चित तौर पर जवाब पता होगा। आज समझते हैं कि मोदी के अगले कार्यकाल में इन तीनों को फिर से वही जिम्मेदारियां क्यों मिलनी चाहिए। आइए सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करते हैं। एस जयशंकर को स्वतंत्र विदेश नीति का आर्किटेक्ट कहा जाता है। पश्चिमी देशों के पत्रकारों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मशहूर जयशंकर अमेरिका, रूस और चीन को कैसे बैलेंस करना है यह दुनिया को सिखाया है। पाकिस्तान और अन्य दूसरे देश जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी के बारे में भारतीय यूट्यूब चैनलों से कोचिंग और ट्यूशन लेते हैं। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी कूटनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और चीन सबको कैसे हैंडल करना है इन्होंने करके दिखाया है। आज से पहले तक भारत इजराइल के साथ खुलकर रिश्ते नहीं निभाता था। अमेरिका और चीन के बीच बैलेंस करने से डरता था। चीन के सामने झुक झुक कर जीने में भारत के दशकों बीत गए, लेकिन जयशंकर ने भारत को सिखाया कि चीन के सामने सिर उठाकर कैसे जीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूस और अमेरिका को जबरदस्त तरीके से बैलेंस किया। देश हित में रूस से तेल खरीदा और अमेरिका से फाइटर जेट इंजन का टेक्नोलॉजी भी लिया। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान की। यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने भारत की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जयशंकर ने उन्हें उन्हीं की भाषा में हमेशा जवाब दिया। जयशंकर ने वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद किया और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में देश का प्रतिनिधित्व किया। वैसे तो जयशंकर साहब ने मोदी सरकार में रहते हुए कई बड़े कारनामे कर दिए हैं, लेकिन अगर हम उनमें से सिर्फ 10 की बात करें तो ये आपके सामने है। जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता, घरेलू उद्योग और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए RCEP से भारत का बाहर होना, क्वाड की मजबूती, कोविड के समय वंदे भारत मिशन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मुश्किल में फंसे देशों की मदद, ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, चीन के साथ LAC पर तनाव प्रबंधन, UN सुरक्षा परिषद की सदस्यता, विदेश में भारतीय समुदाय की सुरक्षा, G20 की सफलता। RCEP से भारत को बाहर करना आसान नहीं था क्योंकि इसमें कई देश जुड़े हुए थे और उनके साथ संबंध ऊपर नीचे हो सकता था। इसके अलावा भी उनके अनगिनत कारनामे हैं जिसे हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। इसके बाद अगर हम देश के अंदर की बात करें तो नितिन गडकरी को सड़कों का राजा कहा जाता है।
नितिन गडकरी, जो कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश भर में सड़कों और हाईवे का जाल बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में न केवल नई सड़कों का निर्माण हुआ, बल्कि पुराने सड़कों का आधुनिकीकरण भी तेजी से हुआ है। देश के अंदर नितिन गडकरी ने सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। और भारत का हर एक नागरिक यह चाहेगा कि उन्हें ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उनके जीवन काल तक के लिए दे देना चाहिए। गडकरी ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया और सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया। गडकरी की अगुवाई में कई स्मार्ट सिटी परियोजनाएं भी शुरू हुई, जिससे शहरी विकास को नया आयाम मिला। इन्हें फिर से वह काम मिलना चाहिए ताकि जो बचे हुए प्रोजेक्ट है वे जल्द से जल्द पूरे हो सके। नितिन गडकरी की मोदी सरकार में 10 सबसे बड़ी उपलब्धियां: राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, गंगा नदी की सफाई, ग्रीन हाईवेज, चारधाम परियोजना, फास्टैग का परिचय, नए पुलों और सुरंगों का निर्माण, विद्युत वाहनों को बढ़ावा, सड़क सुरक्षा में सुधार। इसके अलावा समुद्र के ऊपर हाईवे बनाना और पहाड़ों के नीचे लंबे लंबे सुरंग में सड़क बनाना। इनके कार्यकाल में कई सारे एक्सप्रेसवे तैयार किए गए, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम अहम है। अगर हम भारत के इंटरनल और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें अजीत डोभाल को भारतीय सुरक्षा का स्तंभ कहा जाता है। अजीत डोभाल, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उन्होंने देश की सुरक्षा नीति को नए आयाम दिए हैं। उनकी रणनीतिक सोच और सटीक निर्णय क्षमता ने देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डोभाल ने देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आतंकवादी अपने ही घर में मरने लगे, पता नहीं चल रहा था कि उन्हें कौन मार गया। इसी कारण अजीत डोभाल को जासूसों का बाप भी कहा जाता है। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा साझेदारियों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की रक्षा नीति और भी सशक्त हुई। अजीत डोभाल की मोदी सरकार में 10 सबसे बड़ी उपलब्धियां: आर्टिकल 370 का निरसन, डोकलाम संकट समाधान, बालाकोट एयर स्ट्राइक, वंदे भारत मिशन, भारत म्यांमार ऑपरेशन, इराक मिशन, सीमा सुरक्षा में सुधार, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कदम, रणनीतिक भागीदारी। इसके अलावा भी इन्होंने कई बड़े काम किए हैं। भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी इंजन तकनीक समेत भारत में लाना हो, या फिर आतंकवाद के खिलाफ बड़े बड़े देशों को भारत के साथ एकजुट करना हो, इन सभी मुद्दों पर अजीत डोभाल ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। इसी कारण मुझे लगता है कि अगर इन्हें देश का अगला रक्षा मंत्री बनाया जाए तो देश को बड़ा फायदा होगा। ये तीनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता रखते हैं, जो देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी जिम्मेदारियों को बरकरार रखने से नीति और परियोजनाओं में निरंतरता और स्थिरता बनी रहेगी। इनके कार्यकाल में जो विश्वसनीयता और प्रभावशीलता साबित हुई है, उसे अगले कार्यकाल में भी जारी रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी के अगले कार्यकाल में नितिन गडकरी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल को वही जिम्मेदारियां सौंपने से देश को लाभ होगा। इनके अनुभव और कुशलता से भारत का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। यह समय है कि हम उनके योगदान को मान्यता दें और उन्हें देश के विकास की यात्रा के साथ रखें। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनके गठबंधन के प्रमुख नेता जैसे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके विश। धन्यवाद।